आप जानते हैं कि हमारा टीवी का जो पूरा यूनिवर्स है कहीं ना कहीं पूरी उच्च जातियों के वर्चस्व का एक गढ़ है। इस पूरे वर्चस्व को चुनौती दो महिलाओं ने दी है जो तथाकथित दोनों निचली और उससे भी ज्यादा लोएस्ट कास्ट ग्रुप से आती हैं। ये मीडिया जो है ये ब्राह्मणवादी ब्रह्मांड है। आप लोगों के कारण ही देश का माहौल विषाक्त हो रहा है और आप लोगों के भीतर एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा कर रहे हैं और ये पीढ़ियां याद रखेंगी कि आपके कारण ऐसा हुआ कि हमारे देश का माहौल इतना खराब हो गया। जब तक आप चित्रा त्रिपाठी अपने नाम के पीछे की त्रिपाठी नहीं हटा देते। अरे मैं मुझे गर्व है, मैं त्रिपाठी हूँ, माँ बाप का दिया हुआ त्रिपाठी शब्द है। क्यों मैं शर्म करूँ? क्यों मैं शर्म करूँ? पहली बात, गर्व होने जैसा उपनाम में कुछ है ही नहीं, वो सोशल व्यवस्था से आपको मिला है। पैदा हो गई थी, उसमें आपका कुछ अचीवमेंट तो नहीं है। सिर्फ आप महिला रिप्रेजेंटेशन के नाम पे एक तबके की महिला नहीं बैठ सकती ना। बाकी महिलाओं का दर्द क्या, जो नाले में है, जो डेली झाड़ू मार रही है, उन्हीं के जो मीडिया हाउसेस हैं उसमें वो बाथरूम साफ कर रही है। मैं बाथरूम में देखती हूँ महिलाओं। और मोदी जी को माँ को गाली देने वाला इंसिडेंट जो बिहार में हुआ है ना, और उसके बाद उसी दिन पूरा टॉपिक दूसरा था, लेकिन अचानक से सारे चैनलों ने टॉपिक बदल दिया कि मोदी जी की माँ को जो गाली दी गई उस पर डिबेट होगा। आपको किसी की माँ को बुरा कहा जाए ना, ये असहनीय है। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अगर आप ताकतवर नहीं हैं, अगर आप कमजोर हैं, आपके साथ पूरी आरजेडी खड़ी है आप चलिए पुलिस स्टेशन, हम आपके साथ खड़े हैं, चलिए आप। अचानक आप दोनों आई कहाँ से? जमीन फाड़ के निकल आई, आसमान से टपक गई, ये हुआ कैसे? और फिर अचानक एक दिन फोन आता है, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आपको भी लगता है आरक्षण बहुत जरूरी है? ईश्वरनाथ रेणु ने मैंने आंचल में बिल्कुल सही लिखा है कि जाति नहीं बताने वाले की ही जाति होती है। तो यही बात है। और अखिलेश यादव सोमवार को कन्नौज के गौरी शंकर मंदिर पहुंचे थे। अखिलेश यादव ने इस मंदिर में पूजा अर्चना भी की थी। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यहाँ ब्राह्मणों ने पूजा कराई। बाद में जब अखिलेश यादव चले गए तो कुछ देर बाद अखिलेश जी सीएम रहे, उसके बावजूद सोचिए कि मंदिर ढोया गया उनके जाने के बाद। टीकाराम जूली जी नेता प्रतिपक्ष राजस्थान में, उनके जाने के बाद मंदिर ढोया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंदर नहीं घुसने दिया गया उनको। ये कौन लोग हैं? ये बहुत ऊपर पहुंच चुके हैं, फिर भी जाति इनका पीछा नहीं छोड़ रही। जब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, आप संविधान को खत्म करने की बात करते हैं। जिस दिन संविधान खत्म होगा फिर से हम उसी एरा में वापस जाएंगे। आप हमारे कमर में झाड़ू बांधिएगा, गले में हांडी टांगिएगा, हाथ में काला धागा बांधिएगा ताकि आप हमको पहचान पाइए कि हम दलित हैं, पिछड़े हैं, शूद्र हैं। आपके लिए क्या है? मैं जिस तबके से आती हूँ, मैं कहती हूँ मेरा स्वर्ग है मेरा लिखना, मेरा पढ़ना, मेरा बोलना। और मैं इस मनुस्मृति को, जिसको आप लोग पूछते नहीं थकते हैं ना, उसको ऐसे फाड़ती हूँ, क्योंकि ये मनुस्मृति हमारे लिए हमें अछूत बना के रखा, हमें पानी पीने लायक नहीं रखा। आप लोग मनुस्मृति को पूजने वाले लोग हैं, आपको कोई अधिकार नहीं है कि बाबा साहब के ऊपर आप एक शब्द भी कहें। नमस्कार, इस खास पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले 11 साल में एक बात जो भारत की आम जनता समझ पाई है वो ये कि नरेंद्र मोदी, भाजपा और आरएसएस का सबसे करीबी दोस्त है टीवी, यानी टीवी न्यूज। अगर टीवी न्यूज ना हो तो शायद बीजेपी और नरेंद्र मोदी इन सब का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों में ऐसा हुआ है कि इस टीवी न्यूज की दुनिया में एक भूचाल सा आ गया है। ये भूचाल किसी पॉलिटिकल पावर की वजह से नहीं आया, पॉलिटिकल पार्टी की वजह से नहीं आया, किसी राहुल गांधी, तेजस्वी यादव की वजह से नहीं। दो महिलाओं, निरी महिलाओं ने इस टीवी की दुनिया में भूचाल ला दिया है। ये दोनों महिलाएं आज मेरे स्टूडियो में यहाँ इस पॉडकास्ट में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का, प्रियंका भारती और कंचना यादव। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सबसे पहले भूचाल मचाने के लिए। एक्सीलेंट। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको बहुत मजा आ रहा है? आ तो रहा है। I mean, शुरू में तो जिस तरीके का ये माहौल बनाते थे कि आपको फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, सेम वही रिपीटेड डायलॉग्स 15 साल 20 साल पुराना वाला घिसा पिटा कैसेट बजाते थे, पर हमने उनमें उनको नया तड़का दिया, मुस्कुराहट का तड़का। तो इसीलिए मुझे लगता है कि वो परेशान हो रहे हैं अब, और फैक्ट्स के साथ, क्योंकि अब पहले उनको आदत हो चुकी थी, चाहे वो एंकर्स हों या फिर पैनलिस्ट जो उनके बिठाते थे, वरिष्ठ पत्रकार बना के किसी को जो आरएसएस का होता था, सपोर्टर, और या विश्लेषक बना के बिठाते थे। ये सारे लोग फैक्ट्स पे कोई बात नहीं करता था। तो इनको तो और हमेशा हमने देखा था शुरू से, विपक्ष हमेशा कहते हैं ना कि एक डिफेंसिव मोड में प्ले करता था रोल। अब हम अटैक मोड में आए हैं। आप जो बोलेंगे हमारे पास उसका अटैक पहले से तैयार है। तो इसलिए तो बड़ा मजा आ रहा है कि वो जो बोलेंगे हमें ऑलरेडी पता है
इसलिए मैं अभी भी कह रही हूँ सुधरिए, कुछ तो नया लाइए कि बैटल में मजा आए। अब थोड़ा सा फीका पड़ता जा रहा है, क्योंकि कितना हम मजे ले, थोड़ा आपको भी तो थोड़ा हंसी खुशी का मौका हम देना चाहते कोई हैं। प्लेबुक है जो टीवी फॉलो करता है और प्ले बुक पे आपका हाथ लग गया, आपने उस पर कब्जा कर लिया है कि भाई ये पूछने वाले हैं तो मेरा ये जवाब होने वाला है? देखिए मुझे लगता है कि इन लोगों को शायद अंदाजा इस बात का नहीं है कि सभी लोग इनको टैप करते हैं बहुत इजीली। कहते हैं ना कि इनका जो मैकेनिज्म है उसको डिकोड किया जा सकता है। जंगल राज बोलेंगे क्योंकि हम आरजेडी से हैं, जंगल राज बोलेंगे, फॉर्ड स्कैम बोलेंगे, जो सोचिए कोषागार घोटाला हुआ, कोषागार में समस्याएं, उसको जानबूझ के चारा बोलेंगे, चारा खाते हैं, यही सारी चीजें जो फिक्स्ड हैं, रटी रटाई तोते के जैसे, वही बोलेंगे। पर हम उनको लेके आते हैं शिक्षा के मुद्दे पे, पढ़ाई के मुद्दे पे, अस्पताल के मुद्दे पे, बेरोजगारी पर, गरीबी पर, पलायन पर, भूखमरी पर, बलात्कार पर, और जिस तरीके से हिंसा हो रही है उस पर। तो उस पे कहते हैं ना कि डगमग एकदम पूरा परेशान हो जाते हैं ये, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है जवाब देने का, इनके पास कोई तरीका नहीं है और इनको पता नहीं है कि कैसे काउंटर करना है, क्योंकि रेटोरिक्स बहुत हो गए। अब फैक्ट्स पे आते हैं। फैक्ट्स पे आते हैं। इसमें सबसे जबरदस्त बात यह है, आप जानते हैं कि हमारा टीवी का जो पूरा यूनिवर्स है कहीं ना कहीं पूरी उच्च जातियों के वर्चस्व का एक गढ़ है। मतलब मैं कहूँगी कि एक ब्राह्मणवाद का एक पूरा गढ़ है। इसको साफ शब्दों में अगर कहा जाए, आप तमाम तरह से तमाम एंकरों के बड़े बड़े जो पॉलिटिकल एडिटर्स और फला तरह के एडिटर्स, उन सब के नाम आप देख लीजिए, कहीं भी आपको जो हाशिए के समुदाय हैं उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता। इस पूरे वर्चस्व को चुनौती दो महिलाओं ने दी है, जो तथाकथित दोनों निचली और उससे भी ज्यादा लोएस्ट कास्ट ग्रुप से आती हैं। प्रियंका, आप दलित समुदाय से आती हैं? नहीं, मैं पिछड़े समुदाय से ही आती हूँ, लेकिन जिन जातियों के बारे में इनका मानना है कि और हाशिए की जातियां हैं, उससे आती हूँ। मैं कुशवाहा समुदाय से हूँ, मौर्य वंश जिसको कहते हैं ये लोग। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि क्योंकि हम बहुजन महिलाएं हैं तो शायद इनको बहुत दुख होता है। जैसा आपने एक टर्म यूज किया था, मुझे बहुत पसंद आया, ये मीडिया जो है ये ब्राह्मणवादी ब्रह्मांड है। उसमें जो हम लोग नए कहते हैं ना, हम लोग मिट्योर्स आए हैं और ये इनको तो ध्वस्त करके ही जाएंगे। बहुत आसान है इनसे लड़ना, बिकॉज दे आर पेट्रियार्कल है, पितृसत्तात्मक है, इंट्रिंसिकली कास्टिस्ट भी हैं। और जब आप इन दोनों चीज़ों पर सवाल खड़े करते हैं, वो भी फैक्ट्स के साथ, तो ये तिलमिला जाते हैं। एक इनका जो भद्रलोक है उसमें एक भूचाल आता है। बहुत अच्छी हेडलाइन है। हाँ, तो वो है इनका, उसमें भूचाल आता है। तो अब एंकर्स भी परेशान है, वो भी परेशान है, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा टैकल कैसे करना है। इसलिए नए नए वेबल्स तैयार कर रहे हैं कि इनको बैन करो। बैन भी करने से कुछ नहीं होने जा रहा है। मुद्दे पे आती हूँ। आप बताइए कंचना जी, तो आप जैसी महिलाओं को तो अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए आपका। मतलब आप पहली बात तो महिलाएं हैं, वो भी तथाकथित निचली जातियों से आती हैं, और आपका इतना बड़ा मुंह खोल के बोलती हैं। आप इतनी हिम्मत क्यों करती हैं? आपको तो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। आपने जो कहा, मैं बिना नाम लिए हुए बताती हूँ, क्योंकि अगर उनके तक जाएगा वो समझ जाएंगे। एक एंकर हैं जिनसे मैं डिबेट करके निकली, स्टूडियो गई हुई थी, तो अपने कोऑर्डिनेटर से बोलते हैं जब खत्म होता है, यादवों में भी ऐसी लड़कियां होती हैं। यस, दैट एक्सप्रेशन, ये मेरे मुंह पर नहीं, ये जैसे ही मैं दरवाजा क्रॉस की, मैं वहां पर खड़ी हुई थी और उनको लगा कि शायद मैं चली गई और मैं कैब का वेट कर रही थी। यादवों में भी ऐसी लड़कियां होती हैं, और वो दरवाजा खुला हुआ था क्योंकि मैं जस्ट वहीं पर खड़ी हुई थी, और कोऑर्डिनेटर और एंकर दोनों मिलकर हंसने लगे। तो अब सोचिए कि इनको लगता है कि ये लोग कैसे आ गए ऐसे, ये लोग कैसे आ गए। तो मैं राज्यसभा टीवी में हुआ करती थी। एक आरएसएस के नेता जो अभी बड़े ही सम्मानीय और आदरणीय सांसद हैं, बड़ा चेहरा हैं, एक बड़े आइडियोलॉग हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि आप रोज चर्चा करती हैं कि मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है। हमने आपको राज्यसभा टीवी का चेहरा बनने दिया, हमने बनने दिया। उसके बाद भी आप ये कह रही हैं कि मुसलमानों के साथ भेदभाव होता है। तो ये आपकी बात नहीं है। और मैं उस वक्त, आप सोचिए कि बड़े राष्ट्रीय चैनल से फ्री होकर मैं राज्यसभा टीवी गई थी, तब मुझसे ये बात कही गई। जी बिल्कुल, अब मैं इसी पे कहती हूँ। अब जैसे प्रियंका जी ने कहा कि हमें वो एसर्ट करना होता है, ये चैनल वाले जो होते हैं ना, तो वो कहते हैं कि वो ऐसे मतलब आपके साथ बर्ताव करेंगे, ऐसा लगता है कि आपको समय देकर, आपको बुलाकर वो आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं।
ऐसा ऐसा जताया जाता है पूरी तरीके से। ऐसा लगता है कि वो चैनल किसी और का है, हमें 2 मिनट के लिए बोलने दिया जाता है, हमारे ऊपर एहसान जताया जाता है। लेकिन हमने जो असर्ट किया है, हमारा जो असर्शन यह है कि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी से आती हूँ, लॉयर हूँ पॉलिटिकल पार्टी के। अगर हम प्रवक्ता हैं तो हम वकील मानते हैं अपने आप को उस पार्टी का। और अगर हम अपना समय देकर यहाँ आते हैं, हमारी पार्टी यहाँ भेजती है, तो चैनल को हमारी जरूरत है, और एक पार्टी होने के नाते हमारी भी जरूरत चैनल को है। तो ये बराबर का है, आप इसमें एहसान नहीं जता सकते। लेकिन आपको क्यों बुलाते हैं? क्यों नहीं बुलाना चाहिए? हम पार्टी है एक, हम चुनाव लड़ते हैं। क्यों चैनल जो है मीडिया किसी का है क्या? वो अलग बात है कि मीडिया किसी घराने का हो गया है। एक इसमें आर्गुमेंट ये भी है कि बुलाया जाता है ताकि अपने आप को वैध ठहराया जा सके Exactly. कि हम बड़े लेजिटिमेट प्लेटफॉर्म है, देखिए हम इतने महान हैं कि हम सिर्फ उच्च जाति के लोग या बीजेपी कांग्रेस के लोगों को लिए, लेकिन बिल्कुल एकदम से निरी महिलाएं, ये सोचिए आप जरा, वो उनको और भी क्षेत्रीय पार्टियां, इनको भी हम बुला रहे हैं, हम तो बड़े समाजवादी हैं। लेकिन जब लोकसभा चुनाव के समय पे जब बैन इनको किया गया था कुछ एंकर्स को, तो कैसे ये खलबली हो गई थी, एकदम बिलबिला गए थे। अगर मैं शब्द में एकदम लोकल टर्म में बोल, बिलबिला से गए हुए थे। एक एंकर आती हैं कि कहाँ हम लोग मतलब कि रेंगने लगे थे, कुछ लोग रेंगने ही लगे थे एकदम घुटनों पे आकर। आप अगर सुनी होंगी, ऐसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा अनबायस्ड, थोड़ा सा तो रीढ़ की हड्डी दिखानी चाहिए ताकि हम आए, क्योंकि हमारे जो पार्टी के लोग हैं, जो सपोर्टर हैं, इनके भी तो ऑडियंस बनते हैं ना। अगर हम न जाएं, अगर प्रियंका भारती जी न जाएं, अगर हमारी पार्टी प्रवक्ता न भेजे, तो आप अपना चलाते रहिए, टेलीविजन पे देखते रहेंगे आपके लोग, हमारे लोग नहीं देखेंगे। कि आपके जाने से आपकी जो आपके समर्थक हैं वो भी टीवी देखने लगे। हाँ, यही तो अब सुनिए, अब मैं आपको ये मजेदार बात बताती हूँ कि जब हम अपने सोशल मीडिया, फेसबुक पे या जो ट्विटर था, एक्स हो गया, उस पर कोई पोस्ट करते हैं ना, तो इसे हजारों कमेंट भरे होते हैं कि हमने ये मीडिया देखना बंद कर दिया था, आप लोग के आने के बाद हमने फिर से शुरू किया है। तो यानी कि इसके पीछे कमर्शियल इंटरेस्ट भी है, ऐसा नहीं है तो आप टीआरपी भी लेकर आ रही हैं। डेफिनेटली, अदरवाइज वो क्यों स्पेस देंगे? वो भी उस महिला को कैसे स्पेस दे सकते हैं जो कभी उनके इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं रहे, जिसके समुदाय को उन्होंने कभी बोलने नहीं दिया, जिनके समुदाय को उसने कभी सुनना नहीं चाहा। आज वो बोल भी रही है, सुन भी रही है, उल्टा जब वो कुछ सवाल करे तो वो आंख में आंख डाल के उनसे सवाल भी पूछ रही है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें उनके लिए बहुत तकलीफ उनको देने का काम करती हैं, लेकिन फिर भी वो बुला रहे हैं। सबसे बड़ा है पैसा, टीआरपी मिल रही है ना, और दूसरा कि हमारे लोग भी हमें देखते हैं, तो एक उनको भी कहते हैं कि एक तो मन में उनके ये चल रहा है, देखिए हम बहुत बड़े लोग हैं, वी आर द सेवियर्स, हम आपको जगह दे रहे हैं, एहसान कर रहे हैं। समय समय पर हमने उनको ये बताया है और बार बार ये असर्ट करके कहा है, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। आपका चैनल हमको बुलाया 10 बार तब जा करके हम आए हैं और हम अपने पार्टी को रिप्रेजेंट करने आए हैं। कोई हम पैसा नहीं कमा रहे हैं, भले हो सकता है आपको कहीं और से मिलता होगा पैसा, एक पार्टी को बहुत बड़ा दिखाने का और हमको नीचा दिखाने का, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाले, क्योंकि हम जब भी तथ्यात्मक बात बोलेंगे हर व्यक्ति सुनता है। अब तो आप आरफा जी विश्वास नहीं करेंगे, कई भाजपा के लोग भी ये लिखना शुरू हो गए, बात में तो दम है। ये होना शुरू हो गया है, बात में तो दम है, हालांकि मैं भाजपा से हूँ, लेकिन बात में तो दम है, ये होना शुरू हो गया है। तो फैक्ट्स में ना बहुत ताकत होती है। लोग सत्य में, जो कहते हैं ना, सत्य में बहुत ताकत है, सच्चाई में ताकत है, और कहीं से भी किसी भी तरीके का होता है ना कि कोई प्रीकंसीव नोशन या किसी तरीके का अन्याय उसको दबा नहीं सकता है, वो बाहर आएगा। मैं आपसे 2-3 सवाल पूछूंगी। दर्शक भी जानना चाहते हैं कि अचानक से ये 2 लड़कियां, महिलाएं तो नहीं, उम्र तो दोनों की कम है, दोनों ही जेएनयू से आ रही हैं, दोनों आप पीएचडी कर रही हैं, आपका पीएचडी खत्म हो चुका है। मैं तो इंट्रोडक्शन भी नहीं कर पाई, मुझे इतना मजा आ रहा है आपसे बातचीत करने में, लग नहीं रहा कि मैं काम कर रही हूँ। तो मैं पूछूंगी अचानक आप दोनों कहाँ से आ गई, लेकिन उससे पहले बैन वाली स्टोरी आप बताइए कि किस तरह से, दोनों में से कौन बताना चाहेगा कि ये बैन क्या हुआ था? दोनों की 2 अलग स्टोरी है, आप पहले बताइए। जैसे नया नवेला तो इधर शुरू हुआ कंचना जी के साथ और सारिका जी के साथ, और दोनों वंचित तबके की महिलाएं हैं, मेरे साथ पिछले साल भर से कर रहे हैं। कि द वेरी फर्स्ट डे आई एंटर्ड इन द स्टूडियो, मेरा सवाल ये था कि मैं तो कहीं भी किसी एक एंकर को या किसी भी जो मेरा पैनलिस्ट है, चाहे वो किसी भी पार्टी से, मैं तो नहीं देख रही कि वो कथित निचली जाति से आता, लोअर्ड कास्ट से तो मैं कोई नहीं देख पा रही। पहले दिन मैंने ये बोला, ठीक है, और इसीलिए ये पूरे मीडिया में या सारे मीडिया हाउसेस में ये बात चली गई, आई एम असर्टिंग दिस फैक्ट, आई एम नॉट सीइंग डाइवर्सिटी। मैं किसी भी तरीके से डाइवर्सिटी नहीं देख रही, मैं एक तबके को देख रही हूँ, और इसीलिए मैं तो खुल के बोलूंगी कि आप बाकी लोगों को क्यों नहीं जगह देते।
या क्यों जगह देना नहीं चाहते, या क्या दिक्कत है उससे। तो बहुत सारे मीडिया हाउसेस ऐसे थे जो पहली बार ही, जैसे मैं तो नाम ले लूँगी, मैं अमीश देवगन नहीं, उनका क्या नाम है, जो बहुत ही ख़राब बोलते हैं उसी चैनल में, न्यूज़ 18 इंडिया में, और वो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ खास तौर पे टारगेट करते हैं। और मैंने उनको बोला था, अमन चोपड़ा, यू राइट हियर, सी। तो अमन चोपड़ा जी को मैंने बोला उनको कि आप लोगों के कारण ही देश का माहौल विषाक्त हो रहा है, और आप लोगों के भीतर एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा कर रहे हैं, और ये पीढ़ियां याद रखेंगी कि आपके कारण ऐसा हुआ कि हमारे देश का माहौल इतना खराब हो गया, नफरत करने लगे लोग एक दूसरे से। एंड आफ्टर दैट शो 1 साल तक मुझे उस चैनल ने नहीं लिया। ठीक है, खत्म थे। और बहुत सलीके से करते हैं, इतने कायदे से करते हैं, महीन तरीके से। इंटरेस्टिंग है ये, मुझे डिक्लेयर नहीं, हमारे कुछ नहीं, हमारे कोऑर्डिनेटर्स मुझे भेज रहे हैं, और मुझे ये कहा जाता है हर बार, मैडम जो ये हुआ है, टॉपिक बदल गया है, आपको अगले बार लेंगे। ठीक है, लगातार 5-6 बार जब टॉपिक बदलेगा तो ये ऐसा कैसे मैं देखती थी, कंचना जी जाती थी कि मेरे समय में ही टॉपिक बदल जाता है, इनके समय में टॉपिक नहीं बदलता, ऐसे कैसे। तो एक बार मैं अचानक से बैठ गई, खोल के सोची कि देखते हैं क्या टॉपिक चेंज हुआ है। देखा टॉपिक वही था, मैं बदल गई। बस यही हुआ था। तो ये कहते हैं ना कि अनडिक्लेयर्ड वे में ये बहुत लंबे समय तक चला आ रहा था। फिर एंकर्स भी, जिन एंकर्स को मैंने खुल के बोला आप त्रिपाठी अपने नाम से हटाइए, तो उनका कहना था मुझे गर्व है। पहली बात, गर्व होने जैसा उपनाम में कुछ है ही नहीं, वो सोशल व्यवस्था से आपको मिला है। दूसरा, हाँ, आपका कुछ अचीवमेंट, कौन सा अचीवमेंट है, वही सही बात है, उस जाति में पैदा, इट वाज एक्सीडेंटल, इत्तेफाक है। हाँ, वो इत्तेफाक है, वो तो आप उसके ऊपर प्राउड नहीं हो सकती। मैंने इसलिए कहा कि मैं वहां पर किसी भी दलित समुदाय, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी, कोई मुर्मू नहीं देख रही, कोई राम पासवान नहीं देख रही, यादव कुशवाहा नहीं देख रही, पाल नहीं देख रही। मैं सवाल तो करूंगी, कहाँ है वो महिलाएं? सिर्फ आप महिला रिप्रेजेंटेशन के नाम पे एक तबके की महिला नहीं बैठ सकती ना। बाकी महिलाओं का दर्द क्या, जो नाले में है, जो डेली झाड़ू मार रही है, उन्हीं के जो मीडिया हाउसेस हैं उसमें वो बाथरूम साफ कर रही है, मैं बाथरूम में देखती हूँ महिलाओं को, वो महिलाओं की आवाज कौन उठाएगा? तो कुछ एंकर्स भी मेरे से वैसा हो गया कि एंकर्स मुझे लेना बंद कर दिए। ये सब भी हुआ है। खड़े हो गए जब आपने ये बात कही कि उसी न्यूज हाउस में, उसी न्यूज रूम में झाड़ू देने वाली महिला वो वंचित समुदाय से आती है, और तथाकथित ऊंची जाति के लोग वो स्टूडियो में बैठे हैं। मतलब ये जो वर्ण व्यवस्था है उसको बचा के और ठोस अवस्था में बना के न्यूज रूम से बेहतर तो कोई शायद उसका नहीं, कोई नहीं कर रहा। इसलिए मैं कहा ये ब्राह्मणवादी ब्रह्मांड है। आपकी क्या कहानी है? मेरी कहानी इनकी थी ही, और मोदी जी को माँ को गाली देने वाला इंसिडेंट जो बिहार में हुआ है ना, और उसके बाद उसी दिन पूरा टॉपिक दूसरा था, लेकिन अचानक से सारे चैनलों ने टॉपिक बदल दिया कि मोदी जी की माँ को जो गाली दी गई उस पर डिबेट होगा। आपको तो मालूम हो कि आ जाता होगा, पीएमओ से आ जाता होगा, जोशी जी भेज देते होंगे। एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें पीएमओ के एक बहुत ही करीबी सलाहकार हैं, और वो सलाहकार जो बताते हैं, वो चीफ एडिटर हैं तमाम चैनलों के, तो वो चीफ एडिटर जो हैं जो बताते हैं वही डिस्कशन होता है। वही 1 घंटे पहले मतलब टॉपिक अलग रहता है। हाँ। 3 चैनल पे मुझे भेजा जाता है, और 1 घंटे के अंदर तीनों चैनलों का धड़ाधड़ टॉपिक बदल जाता है। टॉपिक आ जाता है मोदी जी की माँ को बिहार में अपमान किया गया आरजेडी और कांग्रेस के मंच से, जबकि पता चला वो आरजेडी और कांग्रेस का है ही नहीं। तो मैं थी नोएडा में ही थी, तो मैं तीनों चैनलों पे गई, और तीनों चैनलों पे मैंने थोड़ा तंज कस के थोड़ा ब्लंट बोला। मैंने ये बोला कि कहाँ चले थे विश्वगुरु बनने, कहाँ विक्टिम बन गए, है ना। वही विश्वगुरु बनने चले थे, विक्टिम बन के आप राजनीति करेंगे। आप इस देश के सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं, है ना। लेकिन आपके ऊपर आरोप ये लग रहा था कि आप इस बात को डिफेंड कर रही हैं कि भाई हमारे प्रधानमंत्री की माँ को बुरा कहा जा सकता है। ये किसी की माँ को बुरा कहा जाए ना, ये असहनीय है, ये कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन प्रधानमंत्री, भाजपा बर्दाश्त करती है। हमने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अगर आप ताकतवर नहीं है, अगर आप कमजोर हैं, आपके साथ पूरी आरजेडी खड़ी है आप चलिए पुलिस स्टेशन, हम आपके साथ खड़े हैं, चलिए आप। मतलब आपके मदर को गाली दी गई, ये बर्दाश्त नहीं। चलिए आप कमजोर व्यक्ति हैं तो हम आपके साथ हैं। जो इतना तिलमिलाए तीनों चैनल पे मैंने देखा, क्योंकि उनको जल्दी जल्दी मुद्दा मिल गया था और नैरेटिव बनाना था, कहीं वो फिसड्डी हो गए उस पर, तो एकदम तिलमिला से गए। वो पुरुष एंकर हो, महिला एंकर हो, सब। और मैं वहां से आई, शाम हो गया था, 8-9 बजे मैं बैठी हुई हूँ अपने घर पे, तभी एक कोऑर्डिनेटर का चैनल का फोन आता है कि आपने ऐसा क्या कह दिया चैनलों को, मतलब बीजेपी के प्रवक्ताओं को, कि उन्होंने आप पे बैन लगा दिया।
पहले तो लगा कि मजाक कर रहे हैं, तो मैंने भी मजाक के अंदाज में बोला कि वो बीजेपी क्यों मुझे बैन करेगी, मैं बीजेपी के प्रवक्ता थोड़ी ना हूँ, मैं तो आरजेडी के प्रवक्ता हूँ ना, तो आरजेडी ने मुझे बनाया है, आरजेडी बैन करेगी, आरजेडी का अधिकार है, ये बीजेपी कौन होती है मुझे बैन करने वाली। तो फिर वो कुछ टाइम फोन करते हैं कि मैडम इसको सीरियसली लीजिए, आपको बैन किया गया है और आपने कुछ ट्वीट कर दिया था उस पर। मैं बोली अच्छा, अगर ट्वीट पे बैन होने लगे तो पूरी भारतीय जनता पार्टी बैन हो जाएगी, है ना। अगर इतने इनके 2 रुपए के वो जो आते हैं ट्रोलर, मोदी जी बैन हो जाएंगे। मोदी जी तो गाली देने वालों को फॉलो करते हैं, दूसरों की माँ बहन को गाली देने वालों को फॉलो करते हैं। तो वो उस दिन मैंने सीधे अपने पार्टी को ग्रुप में हमने कम्युनिकेट कर दिया, फोन करके भी कह दिया कि उन्होंने यह भी बताया कि आज आपके साथ हुआ है, लेकिन आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूं, जो उनका प्लान है कि आरजेडी की सारी महिला प्रवक्ताओं को बैन करो। वाह! तो इनको ये डर भी नहीं है इस बात का, क्योंकि ये देखिए जो वंचित समुदाय है या तथाकथित जो ओबीसी जाति है या दलित समुदाय भी है, इनका वोट तो इनको चाहिए। भाई नरेंद्र मोदी को कहते हैं कि भाई हमने पहली बार देखिए ओबीसी प्राइम मिनिस्टर बना दिया, हमने दलित समुदाय की महिला को हमने राष्ट्रपति बना दिया, इससे ज्यादा राम राज्य और क्या हो सकता है। तो एक तरफ वोट भी चाहिए और एक तरफ उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव्स को ये बैन कर रहे हैं, उनको बुरा कह। वही तो ना कि एक तो पहली बात ये है कि इनकी जो महिला प्रवक्ता है बीजेपी की, वो सीजनल प्रवक्ता होती है। मैं बुराई नहीं करना चाहती, किसी को भी अपमानित नहीं करना चाहती, मैं पहले भी मैं डिक्लेरेशन दे देती हूँ। जब मोदी जी की माँ को गाली वाला इंसिडेंट आया, और मैं इसलिए ऐसे बोल रही हूँ कि आपको लगेगा कि ये सेंसिटिव नहीं है, क्योंकि मोदी जी खुद सेंसिटिव नहीं है ना, अपनी माँ के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक दोहन दिवंगत माँ का कर रहे हैं। और कौन से वो सेंसिटिव आदमी है, कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं कर सकता जैसा वो कर रहे हैं भाई। मतलब कैसे हम सेंसिटिव हो जाए जो अपनी माँ को लेकर खुद सेंसिटिव नहीं है, हम तो खड़े हैं आपके साथ। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि मोदी जी की माँ वाला पूरा इंसिडेंट हुआ, तो हम देख रहे हैं कि क्योंकि आरजेडी से और कांग्रेस भी सारे महिला प्रवक्ता हैं, इन पार्टियों में चेहरे यही सब लगभग हैं। बीजेपी ने भी धड़ाधड़ अपने जितने भी स्टेट प्रवक्ता हैं उनको नेशनल टेलीविजन पे बैठाना, सबको लाकर जो है सामने अब महिला टू महिला लड़ाई करवाएंगे, क्योंकि महिला वाला माँ वाला मुद्दा बनाना है। अच्छी लगी ये बात, इस बारे में बताइए आप कि महिलाओं, ताकि लगे कि कोई सीरियस फाइट नहीं है, औरतें लड़ रही हैं खराब और कैट इसमें फाइट कहते हैं कैट फाइट हो रही है महिलाओं का भी, कि महिलाएं ऐसी होती हैं ना। इसी बारे में बताइए कि इसकी साइकोलॉजी क्या है। एक तो क्या होता है कि उस दिन 2-3 चैनल पे फिर मैं देख रही थी कि महिला आमने सामने बैठी हुई हैं, तो फिर क्या हो रहा है कि लड़वा देते हैं आपस में, और खासकर जब हम बोलते हैं ना तो बीच में उधर की महिला बोलने लगती है। अब हम बोल रहे हैं तो उनके पास जानते हैं क्या होता है, हम फैक्ट पे बोल रहे हैं तो कहेंगे अरे लालू के समय पे जंगल राज था, महा जंगल राज था, राबड़ी अंगूठा ठेप थी। तो ऐसे जब शब्द बोलेंगे ना तो आपका मन करेगा ना पलट के इसको जवाब दे दे, और ऐसा जवाब दे दे कि लग जाए। फिर क्या होता है कि आप लोग की लड़ाई होने लगेगी, तो एक इमेज पोर्ट्रे किया जाएगा कि ये जो झगड़ालू महिलाएं कैसे लड़ती हैं, अनसिविलाइज्ड लोग हैं। एग्जैक्टली और इसीलिए फिर आपको लठैत भी कहेंगे। एग्जैक्टली तो लठैत की क्या साइकोलॉजी है, लठैत क्यों? लठैत की देखिए ये साइकोलॉजी जो टर्म्स होते हैं ना, शब्द जो होते हैं उसका बहुत असर होता है। लालू जी पे जो आरोप लगा, मतलब जो फॉर्डर स्कैम हुआ, वो तो जगन्नाथ मिश्रा के टाइम से हो रहा था, लेकिन जगन्नाथ मिश्रा छूट गए और लालू जी के साथ ही 55 अधिकारियों पर केस हुआ था। उनकी किताब अगर पढ़िएगा उसमें उन्होंने लिखा 55 अधिकारियों पर, मोस्टली जो थे वो सब के सब अपर कास्ट और ब्राह्मण थे, और जितने भी ब्राह्मण अधिकारी थे सब के सब छोड़ दिए गए, उन पर कुछ नहीं हुआ। जो अधिकारी कुछ लोअर तबके से थे, ओबीसी SC/ST से थे, उनको और लालू जी को, जगन्नाथ मिश्रा को भी छोड़ दिया गया और इनको पनिश कर दिया गया। तो किस तरीके से आपको बदनाम किया जाए, किस तरीके से आपको तोड़ा जाए, कमजोर किया जाए, ये पूरा एक षड्यंत्र रचते हैं। तो वहां पर आप आइएगा। और दूसरे जो है कि अगर इन्हीं के कोई नेता हैं, है ना, जिसको कहेंगे इतने 1000 करोड़ का घोटाला हुआ, उस पे हम जाते, पहले लठैत पे आते हैं। तो फॉर्डर स्कैम को जो होता है इस चारा घोटाला कहते हैं। क्यों? क्योंकि लालू जी का जो मास बेस है, वो मास बेस है एक जो गांव में रहने वाले लोग हैं, जो पशु पालने वाले लोग हैं, जो खेती करने वाले लोग हैं, खेती किसानी करने वाले लोग हैं, या जो लालू जी के समय में रहे हैं, वो तो नहीं पढ़े लिखे हैं ना, उतने पढ़े लिखे नहीं हुए कि लालू जी के जो दौर वाले हमारी जो जनरेशन रही हुई है। तो फिर वो कौन सी लैंग्वेज समझती है, उस लैंग्वेज में इस व्यक्ति को डिफेम करो ताकि वो मैसेज उस तबके तक पहुंचे। तो आप
फॉर्डर स्कैम ना देके कोई पॉलिश टर्म ना, आप चारा घोटाला कहोगे। अब अखिलेश यादव जी को टोटी चोर क्यों कहा गया? कारण ये है, पहले पहचानेंगे कि इनकी ऑडियंस क्या है। इनकी ऑडियंस जो है, जो लैंग्वेज समझती है, उनको उस टर्म से डिफेम करो, है ना, फिर उनकी ऑडियंस को बदनाम करो, होता है। अब जंगल राज का जो टर्म दिया गया, भाई 1990 से हमारी सरकार थी बिहार में, 2004 की ये घटना है, पटना में जल जमाव हुआ और उस जल जमाव के कारण पटना कोर्ट ने खुद अधिकारियों को बुलाया कि ये भाई क्या हो रखा है, पटना में जंगल राज चल रहा है क्या। उस जंगल राज को 2004 में जो कोर्ट ने बोला, उसका ना लालू जी की सरकार से कुछ लेना देना था, ना राबड़ी जी की सरकार से कुछ लेना देना था। लेकिन इस बैकग्राउंड को, और फिर जंगल राज में खराबी क्या है? जंगल में तो बड़ी अच्छी व्यवस्था है। यही बात मैं भी यही बोलती हूँ। जंगल मतलब क्या आपको जंगल राज से इतना दिक्कत क्या? मतलब आदिवासियों से समस्या है, वंचितों से समस्या है, जिनको आप सो कॉल्ड अनकल्चर्ड कहते हैं, अनसिविलाइज्ड कहते हैं, और जिनका जमीन आप खुद छीन रहे हैं, कॉर्पोरेट्स को दे रहे हैं, उनके घरे तबाह कर रहे हैं। आप कविता पढ़िए, आप जसिंता किरकिट्टा को पढ़िए, लगता है कि रुआंसा हो जाते हैं जो देख रहे हैं क्या बीत रहा है। मेरी दोस्त है वो। अरे वाह, जरूर मैं एक बार मिली हूँ, आप जरूर मेरे भाई है। तो ऐसा एक नैरेटिव बिल्डिंग का खेल है। जैसा आपने कहा कि ये लोग क्या कहते हैं, अक्सर ऐसा क्यों करते हैं, मुझे लगता है कि बदनाम करते हैं या जो कुछ भी करते हैं, लठैत भी बोलने का इनका यही है कि क्योंकि कि आज भी दिखाना चाहते हैं कि आज भी ये लाठी बजाने वाले लोग हैं, ये पढ़े लिखे लोग नहीं है, ये और सत्ता को संभालने के काबिल नहीं है। एग्जैक्टली। और आप पूछ रही थी ना कि ये लोग क्यों ऐसा करते हैं, कि द्रौपदी मुर्मू को लेकर के आए और खुद को ओबीसी बोलते हैं। प्रधानमंत्री तो पहली बार पूरा देश इस बात को जाने, प्रधानमंत्री जी बॉर्न ओबीसी नहीं है। बाद में उन्होंने अपनी जाति को ओबीसी कैटेगरी में शामिल करवाया, जो घाची जाति है शायद उनकी, उसमें शामिल करवाया खुद को। उसके अलावा आप 3-4 लोगों को खड़ा करते हैं, एक कहते हैं ना कि आप खड़ा कर देते हैं ये दिखाने के लिए, देखो मैं तुम्हारे समाज के लिए क्या कर रहा हूँ, लेकिन इंटरनली आप पूरे समाज को ही धीरे धीरे नीचे जड़ें उसके काटते हैं। मैं इसको ये भी समझती हूँ कि इसका एक प्रतीकात्मक महत्व ये भी है, एक सिंबॉलिक वैल्यू, कि आप एक ऐसा व्यक्ति जो ब्राह्मणवाद को ही आगे बढ़ा रहा है, जो आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन वो उसका जो चोला पहना हुआ है, उसने चोगा जो पहना है, वो ओबीसी का, क्योंकि वोट लेना है ना, वोट लेना है ना, क्योंकि 50-50 ओबीसी वोट लेना है। लेकिन एजेंडा हम कह रहे हैं, अगर ओबीसी, ये कहते हैं कि आज तक के ओबीसी पहले प्रधानमंत्री हुए, सबसे बड़े ओबीसी नेता हुए, आजकल ये चल रहा है गोदी मीडिया में सब चलाया जाता है ये सब। तो हमने सीधा पूछा कि अगर ये सबसे बड़े हैं, हम तब मानेंगे जब ये सीधे कहते हैं कि जो कोटा विद इन कोटा लागू कर दे महिलाओं के लिए, ओबीसी महिलाओं को, एससी महिलाओं को, अल्पसंख्यक महिलाओं को अलग से कोटा दे दें, हम मान जाएंगे सबसे बड़ा, हम बिलीव, हम मान जाएंगे भाई कि सबसे बड़े नेता। मंडल कमीशन की सिफारिश से पूरी लागू करे ना, 1-2 लागू आपने किया है, पूरा का पूरा जो डिमांड उसको वो भी एक लागू हुआ हमारे सरकार में, दूसरे लागू हुआ यूपीए की सरकार में। आपने क्या किया? अब आप दोनों ये बताइए, मेरी दिलचस्पी और मेरे दर्शकों की दिलचस्पी भी ये जानने में है कि आखिर अचानक आप दोनों आई कहाँ से? जमीन फाड़ के निकल आई, आसमान से टपक गई, ये हुआ कैसे? प्रियंका आप बताइए। मैं तो इसमें पूरी तरीके से संजय जी और तेजस्वी जी की बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि छात्र राजनीति से मैं जुड़ी सीआरजेडी से। जब जेएनयू में 2018 में सीआरजेडी, जो स्टूडेंट विंग है आरजेडी की, उसका फॉर्मेशन हुआ, लालटेन मैंने देखा वहाँ टंगा हुआ, हमारा जो जेएनयूएसयू का जिस दिन कहते हैं ना प्रेसिडेंशियल डिबेट होती है, वहाँ पे लालटेन जलता हुआ हम देखे और एकदम खींचे चले गए वहाँ पर उसके पास। और दैट इज द जर्नी वेयर इट बिगिंस। क्योंकि उससे पहले मैंने लालू जी के पीरियड लीव के बारे में आर्टिकल पढ़ा, तो लगा कि भाई इनसे बड़ा फेमिनिस्ट तो मुझे मतलब मिला ही नहीं। मैंने पढ़े, पेरियार के राइटिंग्स पढ़े, बाबा साहब के पढ़े, पर कैंपस में एक कहते हैं ना थर्ड फोर्स, जो बेसिकली फर्स्ट फोर्स है, वो नहीं थी। लेफ्ट राइट था, पर सोशलिस्ट पार्टियां एकदम बिल्कुल नहीं नदारत थी। देखा, जुड़ गए। 2019 में तेजस्वी जी ने चुनाव लड़वाया, वहाँ से प्रेसिडेंट पद के लिए उम्मीदवार थे हम सीआरजेडी से। फिर धीरे धीरे और ऐसे ही बढ़ता गया, फिर नेशनल जनरल सेक्रेटरी बनाया उन्होंने वुमेन सेल का, और फिर अचानक एक दिन फोन आता है, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। क्या बात है, शानदार। लेकिन ये बताइए कि बड़ी, आप भी अपनी कहानी भी बताइए, और साथ साथ कि आप दोनों दिल्ली में रहकर, एक क्षेत्रीय पार्टी है, एक स्टेट की पार्टी है, उसकी प्रवक्ता आप बनी है, ये यहाँ पे आरजेडी का किला दोनों ने कैसे संभाला हुआ है? यहाँ पर मैं आई 2017 में,
और फिर उससे पहले कहाँ थी आप? उसके पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अच्छा। थे। हाँ, तो यहाँ पर मैंने BHU to JNU। JNU, हाँ, तो यहाँ से मैंने दोनों अपोजिट फोर्स है, हाँ। तो मैं यहाँ से MSc खत्म की और उसी समय MSc के टाइम पर ही लाइफ साइंसेज डिपार्टमेंट में मैं थी। तो बहुत सारे वो जौहरी वाला केस हुआ था, एक लड़की के साथ रेप का केस एक प्रोफेसर के खिलाफ था। हम उसमें हमारे डिपार्टमेंट का प्रोफेसर था, तो उस मोमेंट में शामिल हुए। फिर हाइक मूवमेंट, ऐसे बहुत सारे मोमेंट हुए, इसमें शामिल हुए। एक दिन हम प्रियंका मिलते हैं, प्रियंका कहती हैं दीदी वेलकम। और हम छात्र RJD ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि लालू जी का जो आइडिया और आइडियोलॉजी है वो वही हम हमेशा से माने हैं। और हमने देखा है कि उन्होंने जिस तरीके से हमारा स्टैंड रहा है, हम जो स्ट्रगल किए एज ए फीमेल, चाहे आज अगर महिला आरक्षण बिल में कोटा विदिन कोटा के स्टैंड को लेकर सबसे मुखर आवाज, प्रखर आवाज लालू जी रहे हुए हैं। और हर कोई जो नहीं मानता था, इवन आप देखिए कांग्रेस भी, अगर कांग्रेस यही स्टैंड पहले ले ली होती तो आज विमेन रिजर्वेशन बिल कब का लागू हो चुका होता। तो आज लगभग सब लोग उसी स्टैंड पे आ चुके हैं, चाहे वो कास्ट सेंसस हो। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिसमें मैं देखती थी कि मंडल का जो होता ना, प्रोटेस्ट में जो नारे लगते हैं, मंडल का नाम सबसे पहले कैंपस में छात्र RJD ने उठाया। हाँ, जैसे अम्बेडकर जी के नारे लगते हैं, पेरियार जी के लगते हैं, सबके लगते हैं। मंडल जी का नाम जो है, मंडल कमीशन को लेकर सबसे पहले नारे RJD ने लगाया। और मैं ये कैसे बोल सकती हूँ कि आज हम लोग यहाँ पर नहीं होते अगर मंडल कमीशन नहीं होता। मैं ये आज ना मैं BSc कर पाती, ना मैं फिर JNU आ पाती, ना मैं PhD कर पाती, और ना ही मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आता, इतना हौसला आता कि हाँ मेरे लिए कुछ सुविधा है, सिस्टम ने दिया है जिससे मैं अपने आप को निखार सकती हूँ, मैं आगे बढ़ सकती हूँ, मेरे लिए एक सपोर्ट बेस है। तो मैं हर उस नेता के मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मंडल कमीशन लागू करवाया। और BJP, इन्होंने तो सरकार गिराई थी। बिल्कुल। तो फिर इनकी जो फेवरेट एंकर हैं त्रिपाठी जी, वो कहेंगे कि मुझे तो गर्व है, मैं त्रिपाठी हूँ। आपके पास मेरिट नहीं है, आप मंडल कमीशन को शुक्रिया कह रही हैं। मेरिट होती आपके पास तो आप ऐसे ही आगे बढ़ जाती। हाँ, उनके पास कौन सा मेरिट है? जाति वाला मेरिट। मेरिट का तमगा कौन देगा? प्रिविलेज्ड जो लोग हैं, है ना, जो सीधे आएंगे कहीं से और एंकर बना दिए जाएंगे, है ना, उनके पास कौन सा मेरिट है? मेरिट होता ही नहीं यार। मेरिट क्या होता है? हमने जैसे अब मेरिट एक मिथ है। हाँ बिल्कुल, मेरिट एक मिथ है। मैं आपको कह रही हूँ अगर कोटा विदिन कोटा नहीं होगा, एक उदाहरण से समझा रही हूँ आरफा जी, और मैं ही हूँ, एक उदाहरण ले लीजिए कि मुझे मौका मिला JNU में पढ़ने का, मैं बोल सकती हूँ, आपसे डिस्कशन कर सकती हूँ, और मेरे सामने एक ऐसी फीमेल को उतार दिया जाए जो फीमेल को नहीं कॉलेज नहीं जा पाई है, जो कॉन्फिडेंस उतना नहीं है बोलने में, जिसके पास पैसे भी नहीं, जिसके पास कनेक्शन भी नहीं है, और दोनों को आमने सामने लड़ा दिया जाए, आपको लगता है वो महिला जीतेगी? नहीं जीतेगी। तो अगर मैं अपने मेरिट का मैं ढोल पीटूं ना, तो फिर ये अन्याय है उस महिला के साथ। उस महिला को मौका नहीं मिला, वो मुझसे काबिल होती। कितनी अच्छी बात आप कह रही हैं। आपको भी लगता है आरक्षण बहुत जरूरी है? वही और ये इमोशनल क्यों है इशू? देखिए, वही हमेशा से इस बात को मैं मानती हूँ कि मेरिट इज अ मिथ कंस्ट्रक्टेड बाय दोज हु आर प्रिविलेज्ड, जिनको इसका बेनिफिट मिला है, जाति व्यवस्था का बेनिफिट मिला है, वर्ण व्यवस्था का, और ये जो प्रिविलेज है वो उनको अनजाने में ही आया। क्योंकि देखिए, आप जैसे हम जिस तबके से हम लोग आते हैं, बहुजन तबका, वो गिरेगा ना। अगर मान लीजिए हम कुछ गलतियां करते हैं, गिर जाएंगे, तो हमको संभालने वाला कोई नहीं है, पर उनके पास हर जगह लोग बैठे हुए जो उनको खींच लेंगे। अगर वो BA में फेल भी हो जाते हैं तो उनके पास दूसरे रास्ते खोल दिए जाएंगे, अच्छा बेटा ये नहीं, ये कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, तुमको आगे खींच लेंगे। हमको खींचने वाला कोई नहीं है, तो हमारे लिए डबल बर्डन होता है। तो ये जो लोग वहां पहुंच गए हैं, तो मुझे लगता है कि जो रिजर्वेशन है उसके खिलाफ हमेशा मैंने आवाज सुनी, और ये रिजर्वेशन के खिलाफ बोलने वाले चंद लोग हैं, क्योंकि जो लिबरल प्रोग्रेसिव लोग भी हैं वो भी समझते हैं कि वेलफेयर के लिए अफर्मेटिव एक्शंस कितने जरूरी है। सिर्फ इसी देश में नहीं, जहाँ पे अपार्थाइड मूवमेंट हुआ, सब कुछ हुआ, वहां तो खेलों में भी रिजर्वेशन है, साउथ अफ्रीका, हर जगह। तो इंडिया में क्यों नहीं? और दूसरा, जब हम ये बात उठाते हैं आरफा जी, बॉलीवुड हो, कल्चर इंडस्ट्री हो, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री हो, हर जगह रिजर्वेशन होना चाहिए। तो हमारा मखौल बनाते हैं कि तुम्हारे पापा ने इसको खड़ा किया क्या कि तुमको रिजर्वेशन मिलेगा। पर सवाल यह है कि आपको किसने खड़ा किया? अगर आप बड़ी बड़ी कंपनीज तैयार कर ले रहे हैं, तो आपको तो पापा नहीं खड़ा किया, और वहां तो किया ही किया है। आप ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे को जी को देख लीजिए। तो मतलब मैं तो कही उस दिन लिटरली कि दूध का दांत टूटा नहीं है, दाल भात खाना सीखा नहीं है, और इसको अध्यक्ष बना दिया है MP क्रिकेट एसोसिएशन का।
और ये हुआ था उसके साथ भी, जयशाह जी के साथ भी। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बन गए, बीसीसीआई सेक्रेटरी और फिर आईसीसी पहुंच गए। ये तो भले वैसे है कि यहाँ कोई मेरिट नहीं था, बल्ला नहीं उठाया, पप्पा बना दिया, पर यहाँ हम हमारे पापा हमको नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे पापा के पास वो है ही नहीं कि हमको कुछ दे करके आगे बढ़ा पाए। खेती किसानी करते हैं हम लोग, जिस समुदाय से आते हैं, भले अब मैं एकदम कॉमन एग्जांपल दे रही हूँ, एक गरीब ब्राह्मण खड़ा है और एक बहुत बहुत पैसे वाले व्यक्ति खड़े हैं, तो क्या उसके साथ छुआछूत होगा? जो दलित तबका पैसे वाला खड़ा है, अखिलेश जी सीएम रहे, उसके बावजूद सोचिए कि मंदिर ढोया गया उनके जाने के बाद। टीकाराम जूली जी नेता प्रतिपक्ष राजस्थान में, उनके जाने के बाद मंदिर ढोया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंदर नहीं घुसने दिया गया उनको। ये कौन लोग हैं? ये बहुत ऊपर पहुंच चुके हैं, फिर भी जाति इनका पीछा नहीं छोड़ रही। और जो कहते हैं ना जाति नहीं होती, फणीश्वर नाथ रेणु ने मैला आंचल में बिल्कुल सही लिखा है कि जाति नहीं बताने वाले की भी जाति होती है। तो यही बात है। और आप खुद देखिए, मैं जब भी इन सब चीजों से गुजरती हूँ ना, एक पीड़ा मन में भीतर में होती है। परसों ही आए थे एक जर्नलिस्ट हैं, वो मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए, जो उनको व्यक्ति रैपिडो पर लेकर के आया, वो पता है अचानक से दौड़ के मेरे पास आया और मेरा पाँव छू दिया, और मेरे से बड़ा था उम्र में, और मैं अचानक से बहुत भावुक हो गई, मैं रोने लग गई। मुझे लगा कि मैंने ऐसा क्या किया कि इतना सम्मान मिल रहा है। और वो व्यक्ति मुझे बोला कि दीदी, हम लोग को कोई सुनता नहीं था और आपके आवाज में हम अपना आवाज ढूंढ रहे हैं। क्या बात। तो वो गौरवान्वित करने वाला मेरा क्षण था, इसलिए मैं अपने नेता की हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी। ये भी कहना चाहती हूँ कि आप में मैं अपनी आवाज भी ढूंढ हम लोग अगर एक दूसरे की आवाज बने ना, मैं मतलब लालू जी के मैं शब्दों में कहूंगी, किसी माए के लाल या लाली, चाहे बेटा हो या बेटी, किसी में ये हिम्मत नहीं है कि हम लोग को रोक पाए। क्योंकि अन्याय के खिलाफ जो आवाज उठती है, उसमें एक अपनी ताकत होती है, उसकी एक अपनी ऊर्जा होती है, जिससे वो हर तरीके के अन्याय को जलाकर भस्म कर देगा। और मुझे आपकी आवाज में नजर आता है, ये मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। और मुझे ये भी बताइए, अगर आपको एतराज ना हो, कुछ अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में दोनों लोग। मेरा तो, मैं शुरू में तो ये कहूँ, मैं बीपीएल कैटेगरी से आती थी। भैया ने जॉब पकड़ा, वो ऑल्दो भैया पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन घर की पारिवारिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं थी, तो उसने पढ़ाई छोड़ करके जॉब किया। तो जापानीज़ लैंग्वेज उसने सीखा, तो वहाँ जॉब कर रहा था। बस उसके चलते ही मैं ये भी मानती हूँ कि मैं आगे पॉलिटिक्स कर पाई, क्योंकि मैं तो बीए सेकेंड ईयर से ही ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। ट्यूशन पढ़ा के, ताकि घर से एक पैसा 2017 से आज तक मैंने नहीं लिया। भले दिवाली आएगा तो कुछ छोटा मोटा पैसा जुटा करके ट्यूशन का मैं कुछ भेज दिया करती, ताकि लोग खुश रहे घर पे। एक होता नहीं, खुशी का माहौल आप देते हैं। तो पापा मेरे ऑटो चलाते थे, और उसके बाद धीरे धीरे मामा जी से काम सीखा। तो होता है ना, ज़मीन का रसीद कटवाना ब्लॉक में, तो वो काम करते हैं। और जो मम्मी है वो होम मेकर है। तो पढ़ाई तो मम्मी की 4th क्लास के बाद नहीं हुई, क्योंकि नाना जी का भी मर्डर हो गया था, तो इस चलते मम्मी का कुछ नहीं हो पाया। और पापा का ये रहा कि कहते हैं ना कि पैसे से अमीर नहीं, पर मूल्यों से बहुत अमीर है परिवार। हमेशा से पापा का था, जन्म भी नहीं मेरा हुआ तो सोच रहे थे कि बेटी को सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, कर्ज लेना पड़ेगा लेकिन पढ़ाएंगे। तो किसी तरीके से मतलब उन्होंने बहुत जद्दोजहद करके मुझे जेएनयू तक पहुंचाया है। तो मैं तो ताउम्र कहेंगे कि इन्हीं की शुक्रगुजार होंगी। तो खास तौर पर मम्मी से ज़्यादा मैं अभी भी कहती हूँ पापा, क्योंकि मम्मी कई बार होता है कि उनका परिवार कहता था कि क्यों बेटी पे इतना खर्च कर रही हो, बेटा को पढ़ा लो, इसको सरकारी स्कूल में डाल दो। पापा कहते थे नहीं, कुछ भी हो जाए, हम मर जाएंगे लेकिन उसको पढ़ाना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये पढ़ना चाहती है। और हम इसके पापा होने के चलते मेरा जिम्मेदारी है कि उसको पढ़ा के आगे बढ़ाए, कि जीवन में कहीं भी ये पहुंच जाए तो ये न रहे कि इसका पापा इसके लिए कोई कमी छोड़ा। सलाम है आपके पेरेंट्स। तो आप बताइए। हमारे भी परिवार की ऐसी कुछ कहानी है। हम तो सोचते हैं कि अगर हमारे परिवार में करोड़ों रुपए होते, ठीक है, और वो करोड़ों रुपए ये कहते कि परिवार वाले कहते कि आप ये 18 साल की हो गई, आपकी अब शादी कर देते हैं, नहीं आप यहाँ पढ़ेंगी, आप वहाँ नहीं जाएंगी, या पॉलिटिक्स नहीं करेंगी, या आप आरजेडी नहीं जुड़ेंगी, तो ये पूरी तरीके से अगर हमको एक डिक्टेट किया जाता, या जो सोसाइटी जैसा नॉर्म्स बना हुआ है ऑलरेडी उसमें ढाल दिया जाता, जैसे हर बेटियों के साथ लगभग आज अभी इंडिया में हो रहा है, तो हमको लगता है कि मैं सबसे गरीब परिवार की होती, अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा होता। लेकिन परिवार में कोई संघर्ष नहीं था कि हमारी बेटी टीवी पे नहीं जाएगी, नेता नहीं बनेगी, इसको लेकर ये डर था एक ऐसा डर था, क्योंकि पारिवारिक में हम लोग मिडिल क्लास से आते हैं। मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो मुंबई में रहते थे, सासाराम से फिर निकल कर मुंबई में गए हुए थे, वहाँ मिल था तो वहाँ गवर्नमेंट जॉब वो करने लगे थे, सरकारी जॉब होता था पहले मिल्स में। फादर भी मेरे वहीं रहने लगे थे, बाद में हम लोग आकर जौनपुर में फिर रहे, वहाँ पर मतलब जमीन वगैरह थी। तो
उसके बाद हम लोग वहीं पढ़ाई किए, गांव के स्कूल में पढ़ाई किए, सरकारी स्कूल में पढ़ाई किए। हम 3 बहन एक भाई हैं, तो सबने वहीं पर पढ़ाई की। तो वहाँ से निकलने के बाद फिर मेरा डॉक्टर बनने का सपना था। तो ये डॉक्टर क्या, हम घर से ही प्रिपरेशन किए। UPCPMT हुआ करता था, कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट। तो अखिलेश जी उस समय सरकार में थे और पेपर लीक हो गई थी, वो कैंसिल हो गई थी। तो फिर क्या हुआ कि उसी साल मैंने BSc दिया था, BHU का, और BHU का BSc जूलॉजी ऑनर्स में हो गया। तो फिर मैं वहाँ पर ज्वाइन कर ली BSc। फिर वहाँ से मेरा हैदराबाद यूनिवर्सिटी में MSc हुआ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में MSc हुआ और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में MSc हुआ, अलग अलग साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट में। तो मैंने एक अपने प्रोफेसर को फ़ोन किया, मैंने बोला मैम मेरा यहाँ सिलेक्शन हुआ है और मैं तो जाना तो JNU चाहती हूँ, लेकिन घर वालों का एक डर है, जो हवा बना दी गई है JNU के बारे में ना, कि ऐसे नक्सल रहते हैं, गुंडे रहते हैं, बदमाश रहते हैं टाइप का। और उसके अलावा ये भी कि बहुत आजाद ख्याल लोग रहते हैं और लड़कियां हाथ से निकल जाएगी, हाथ से निकल जाएगी और अपनी पसंद से शादी करेंगे। अपनी पसंद से शादी करेंगे आप क्या? लग रहा है दोनों को। नहीं, मैंने तो शादी के बारे में अभी फिलहाल कुछ भी नहीं सोचा है, क्योंकि मेरा ये है मानना खुद ही कि दिस इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, एक तरीके से कि आपको फैमिली के स्ट्रक्चर में उससे जाना पड़ेगा भीतर। आप तो बहुत विद्रोही हैं। तो मेरा ये मानना है, अभी तो फिलहाल मेरा इसमें कोई कहीं से कोई रुचि नहीं है। ये है कि एक आवाज ऐसी बने कि हर महिला साथ आए और सब, जिसको वो कहते हैं ना बेशरम महिलाएं, तो ये जो बेशरम महिलाओं से आपको डर है, ऐसी और बेशरम महिलाएं तैयार हो, आप काफी, हमें बड़ा अच्छा लगेगा उससे। दोनों का चुनाव लड़ने का कोई इरादा है आपका? चुनाव लड़ने का, देखिए एक बात बहुत क्लियर है, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। तो अगर मुझे बाद में भी मौका मिलता है पढ़ने जाने का, मैं हार्वर्ड में भी ट्राई कर रही हूँ, एक इंटरव्यू भी दी हुई हूँ, लेकिन आफ्टर इलेक्शन में उस पर सोच सकती हूँ। लेकिन पार्टी जो मुझे जिम्मेदारी देगी, वो चाहे चुनाव लड़ने का हो, नहीं लड़ने का हो, प्रवक्ता रहने का हो, एक कार्यकर्ता बन के रहने का हो, क्योंकि हम उस समय एक PhD स्कॉलर थे जब हमें प्रवक्ता बनाया गया, और पार्टी से फोन आया कि आप लोग को हमें, क्योंकि हम बोलते रहते थे कैंपस में ना, जब प्रोटेस्ट वगैरह होता था, तो आप लोग को प्रवक्ता बनाया जाता है। तो आप इमेजिन नहीं कर पाते एक समय के लिए, मतलब मजाक तो नहीं चल रहा मेरे साथ, वो भी नेशनल प्रवक्ता, ऐसे कैसे, है ना। तो अगर बिना मांगे पार्टी हमें इतना देती है, तो हमें नहीं लगता कि हमें पार्टी से मांगने की जरूरत है। मैं आप दोनों से सवाल पूछना चाहती हूँ, एक बड़ा सवाल है आप दोनों से उठकर देश की राजनीति से जुड़ा हुआ। जिस तरह की एक हम राजनीति देख रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की राजनीति, इस हिंदू राष्ट्र में कहाँ है तथाकथित निचली जातियों के लोग? क्योंकि जरूरत तो हिंदू राष्ट्र तो आप ही लोग बनाएंगे भाई, जो तथाकथित ऊंची कांवड़ में जाएंगे हम लोग। हाँ? कांवड़ में जाएंगे। मुझे लगता था कि वो ऊंची जाति के लोग तो इतने कम हैं, क्योंकि बनाने के लिए तो हमें OBC चाहिए जो 50% से ज्यादा है। तो आपसे पहले मेरा सवाल ये है कि क्या हिंदू राष्ट्र बन रहा है, उसमें आप अपनी जगह कहाँ देखती हैं, और खासकर अपने समुदाय की जगह भी कहाँ देखती हैं? बीजेपी हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना चाहती, जैसा मेरा मानना है। ब्राह्मण ये बिल्कुल मतलब उसी तरीके का कि एक तबके का राष्ट्र ये बनाना चाहती है, जिसके समर्थक हमेशा से RSS रहे, जो RSS के समर्थक रहे और RSS जिनकी समर्थक रही है, क्योंकि उनको जो सरसंघ चालक भी होता है वो एक जाति में एक गोत्र का होता है, लिंग का भी नहीं, लिंग महिलाएं तो है ही नहीं, उनका छोड़ दीजिए। तो ये हमेशा उस राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, क्योंकि आप हमेशा देखिए जो भी समुदाय या जो ऑर्गेनाइजेशन, जो पॉलिटिकल पार्टी हमेशा से संविधान के अगेंस्ट रही है, वो कैसे आपका भला चाहेगी, किसी का भी भला चाहेगी। कि जिस हिंदू राष्ट्र की ये बात करते हैं वो तभी बनेगा जब संविधान खत्म हो, क्योंकि संविधान तो इंक्लूसिव है, सबको साथ लेके चलता है। इसका मतलब है कि आप जब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, आप संविधान को खत्म करने की बात करते हैं। जिस दिन संविधान खत्म होगा, फिर से हम उसी एरा में वापस जाएंगे। आप हमारे कमर में झाड़ू बांधिएगा, गले में हांडी टांगिएगा, हाथ में काला धागा बांधिएगा, ताकि आप हमको पहचान पाइए कि हम दलित हैं, पिछड़े हैं, शूद्र हैं, आपके लिए क्या है। तो ये पूरा जो इनका कंस्ट्रक्ट है हिंदू राष्ट्र का, ये बरगलाने के लिए, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। क्योंकि एक तरफ देखिए ना, आपके बेटों बेटियों को ये हिंदू बनाते हैं, बोलते हैं आप कांवड़ यात्रा करिए, आप ये करिए, वो करिए, पर इनका बेटा, क्योंकि अंग्रेजी के खिलाफ भी ये बोलते हैं। अमित शाह ने बोला ना कि आपको अंग्रेजी बोलने पर भी एक दिन शर्म आएगी। शर्म शायद उनको आता होगा क्योंकि उनका बेटा कांग्रेचुलेट नहीं बोल पाता है, उसको कॉन्गलगेट बोलता है, तो उनको आता होगा, हमें नहीं आती। और आप हमें बेवकूफ बनाते ये कह के कि आपको अंग्रेजी नहीं सीखनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ आप सारे बेटे बेटियां जो जिनको शिवराज सिंह चौहान उठा लीजिए, जितना इनका नेता है, सबका आईवी लीग कॉलेजेस में सबके बेटे बेटी पढ़ रहे हैं। वहाँ इंग्लिश में बात कर रहे हैं या संस्कृत चल रहा है वहाँ पे, पूछूंगी। हार्ड वर्क और हार्वर्ड
फॉरवर्ड वाली बहस भी नहीं हो रही। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ तो कुछ भी, हाँ कुछ भी नहीं हो रहा। और आप हमारे लोगों को इसीलिए ना बरगलाते हैं कि वो आपका अंधभक्त बना रहे, वो आपके जो हिंदू सो कॉल्ड ट्रैप में फंसा रहे। पर मैं जब भी ये बात करते हैं, मैं हमेशा राम मनोहर लोहिया को याद करती हूँ। उनकी किताब है हिंदू बनाम हिंदू, सभी को पढ़नी चाहिए। कि जब तक आपके अपने घर सुधर नहीं गए, आप बाहर कहाँ पत्थर मारने चले हैं। अब तो अपने घर के भीतर में भी एक बच्चा, मैं कल की खबर पढ़ रही थी, वो बच्चा पानी पी लिया सेम घड़े से, उसको मारा गया, टीचर ने उसको बहुत मारा। आप हर दिन आरफा जी, हर दिन बस न्यूज उठा करके देख लीजिए कितने दलितों के साथ, कितने पिछड़ों के साथ क्या हुआ। मतलब अब एक मॉडर्न अनटचेबिलिटी का फॉर्म अब आ रहा है इस देश में। मतलब 11 साल से जो ये हिंदू राष्ट्र चल रहा है, हाँ, राम राज्य है, उसमें भी दलितों के साथ, निचली उसमें जातियों के और साथ अत्याचार। और ज्यादा बुलेट चलाने पर तमिलनाडु में एक व्यक्ति का, एक लड़का बुलेट चला तो उसका हाथ काट दिया गया, सिर्फ इसलिए कि वो बुलेट चलाएगा। ये हम महिलाएं वहां बोल रही हैं तो इनको इसी चलते चुभता है कि हम उन लोगों का दर्द लेकर के आ रहे हैं, हम सच्चाई लेकर के आ रहे हैं कि ये हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना चाह रहे, ये एक वैसा राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं जहाँ पे सिर्फ एक जातियों का वर्चस्व और सभी लोग इनके भीतर हो। अश्विनी वैष्णव नहीं बोले क्या वहां जाकर के कि ब्राह्मण सबसे सर्वोपरि है, ब्राह्मण महासभा में जाकर के बोले। और कई लोग इनके उसी तरीके की भाषा रखते हैं। मैं देखती हूँ, मुझे बुरा लगता है। खड़गे जी नेता प्रतिपक्ष, मतलब खड़गे जी सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े, मतलब अध्यक्ष, सबसे बड़ी भूमिका में वो, और उनको ये कहा जाता है वहां बैठ करके कि जयराम जी बढ़िया बोल रहे हैं, खड़गे जी आप कैसे बोल रहे हैं? क्योंकि जयराम जी एक तबके में पैदा हुए इसलिए बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, खड़गे जी नहीं बोल पाएंगे। तो उन्होंने पलट के जवाब दिया, तुरंत उन्होंने दिया। यही चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। लेकिन वो कहते हैं कि भाई हम तो कांवड़ में देखिए अम्बेडकर जी की जो है प्रतिमा के साथ उनकी तस्वीर नीले रंग का कांवड़। कारवा जी बाबा साहब होते ना, धार देते तमाचा, भले जो भी हो। क्योंकि बाबा साहब, मैं ये बाबा साहब का नाम लेते हैं, मैं एक सवाल पूछती हूँ इनसे, 22 प्रतिज्ञाएं मानेंगे क्या आप? जो बाबा साहब सबसे वाला कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानता, मैं झूठ नहीं बोलता, बिना झूठ के तो एक दिन भाजपा चलेगी नहीं। 22 प्रतिज्ञाएं मानेंगे नहीं, बाबा साहब को कैसे मानेगा? बाबा साहब का फाउंडेशन है एनहाइलेशन ऑफ कास्ट। किस दिन एनहाइलेशन ऑफ कास्ट होगा इस देश में, हमें बता दीजिए। जिस दिन गर्व नहीं होगा त्रिपाठी होने पे, जिस दिन गर्व आरफा जी, क्योंकि हम जेएनयू से आते हैं तो मैं कुछ इसमें ऐड कर देना चाह रही हूँ कि हर साल जेएनयू में जो पीएचडी का इंटरव्यू होता है, वहाँ पे अगर 30 नंबर का इंटरव्यू हो रहा है तो ये देखते हैं कि अगर ओबीसी SC ST से है तो उसका रिटर्न में कितना भी मार्क्स हो, लेकिन उसको 1 से 2 3 4 5 इससे ज्यादा नंबर नहीं देते हैं। और इसमें भी अगर रिटर्न में इस कैटेगरी के बच्चों का नंबर ज्यादा है तो ये मार्क्स भी ऐड होके उनका सिलेक्शन हो जाता है। और सिलेक्शन किस ग्रुप में होता है? जिस ग्रुप से वो आते हैं, ताकि पूरी तरह से जनरल कैटेगरी जो है वो जनरल कास्ट के लिए सुरक्षित रहे, अपर कास्ट के लिए सुरक्षित रहे। और दूसरा जो वही अपर कास्ट का है, समर्थ तबके का है, वो उसका क्या करेंगे कि अगर उसका कितना भी गंदा नंबर है रिटर्न में, उसको 30 में से 30 नंबर, 28 नंबर, 29 नंबर ऐसे देंगे। फिर वो क्या करता है, सीधे जंप करके उसका सिलेक्शन हो जाता है। हर साल हम इस मुद्दे को उठाते हैं। हर साल जब एडमिशन होता है ऐसे लिस्ट आती है कि कैसे कितने ओबीसी SC और ST बच्चे को 0 1 2 3 नंबर दिए गए। जेएनयू को भी पूरी तरीके से अपना गढ़ बना लिया, वैसे भी गढ़ बना लिया, बहुत कम कर दी है, तो इस वजह से भी। अब मैं आखिरी सवाल आप दोनों से पूछना चाहती हूँ कि अक्सर हम देखते हैं कि जब सांप्रदायिकता का मुद्दा होता है, हिंदू मुस्लिम, ये तो बहुत आसानी से कर पाता है टीवी, क्योंकि बहुत आसान है तथाकथित निचली जातियों को भी मुसलमानों के खिलाफ खड़ा करना। लेकिन कास्ट के मुद्दे पे ये फंस जाते हैं। क्यों नहीं फंसेंगे? आप सोचिए कि राम मंदिर बनवाए, ठीक है, इतना ढोल पीटा गया, राम मंदिर में ट्रस्टी कौन कौन है, राम मंदिर में पुजारी कौन कौन है? आज भी इस देश के जितने भी मंदिर हैं, आप चले जाइए वहां का पुजारी, क्या आपको दलित पिछड़ा मिलेगा? इवन महिलाएं भी मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। कौन है? तो इनके प्रॉब्लम नहीं होगी कि आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हो भैया, लेकिन यह बताओ कि हिंदू राष्ट्र में हम महिलाओं की जगह है या नहीं है? हिंदू राष्ट्र में प्रियंका भारती जी की जगह है या नहीं? आपकी जगह है या नहीं है? या हिंदू राष्ट्र जो वर्ण व्यवस्था ऑलरेडी बना हुआ है, उसी वर्ण व्यवस्था को और मजबूत करने का एक तरीका है, मतलब जिसमें आप सबसे टॉप पर रहोगे और फिर आपके जो है घर की नाली कोई और जाकर साफ करेगा, घर का बर्तन कोई और साफ करेगा, और आपके घर के बाहर झाड़ू कोई और लगाएगा, और वो कौन होगा? वो हम लोग होंगे। तो इनको चुभती क्यों है? जब हम बोलते हैं, जब हम कास्ट का इशू है, सामने है, आज देख लीजिए ना मीडिया पे जितने भी एंकर हैं सबकी कास्ट निकाल कर देख लीजिए, बस आपको पता चल जाएगा। और 1-2 लोग जो आते भी थे वो धीरे धीरे करके निपटा दिए गए हैं। उनका अगर नाम मैं ले लूं तो अलग बात है, लेकिन वो भी अपनी नौकरी बचाने के लिए पूरी कोशिश की है। वो कहेंगे विवाद हो जाएगा। कुछ दिन पहले सर्वे हुआ था, कई साल गुजर गए। ऑक्सफैम रिपोर्ट की आप बात कर रही हैं? शायद CSDS ने किया था। ओके। और इतना खतरनाक था वो सर्वे कि उसके बाद से दोबारा नहीं हुआ, और जमाना गुजर गया इस बात को
300 टॉप एडिटर्स की लिस्ट निकाली गई और उन 300 में 3 मुसलमान थे और 0 दलित थे, 0। ऑक्सफैम की भी रिपोर्ट आई है 2019 या 20 की, सिमिलर आंकड़ा उन्होंने लेकर के आया। एंकर्स हो, एडिटर इन चीफ्स हो, सारे जगह पे 92 से 93% एक ही जाति के लोग हैं, धर्म तो छोड़ दीजिए, बाकी जो है 3-4 मुसलमान हैं, दलित 0, ओबीसी 0, ऐसा है ऑक्सफैम की रिपोर्ट ये बता रही है। लेकिन मेरिट है उनके अंदर तो हाँ, मेरिट है, मेरिट का जुनून मेरिट है। जैसा मेरिट बताया नहीं इन्होंने, 30 नंबर में 30 दे देते हाँ। हैं तो उनको तो खींच लिया जाता है ना, चाहे हाँ। वो कथित मेरिट होने। कैसे मेरिट आरफा जी, अगर मैं बात करूं, मैं मान लीजिए मैं जहां पैदा हुई वो मगध क्षेत्र है, मुझे मगही आती है, आप यहाँ हैं, आपको मगही नहीं आती, तो मेरिट हो गया क्या मेरे पास? वो होता है ना कि वो एनवायरनमेंट। बिल्कुल। आखिरी सवाल, अब ये बताइए कि कहा ये भी जाता है कि आप जाकर, आप दोनों जैसी महिलाएं जाती हैं तो आपके लोग, आपके समर्थक वहां देखने लगे हैं टीवी को, तो एक थॉट ये है, कांग्रेस पार्टी ने इसको अपनाने की भी कोशिश की और शायद और दूसरी ऑपोजिशन पार्टियों ने भी, कि बिल्कुल बॉयकॉट किया जाए टीवी का। एक तरफ ये थॉट है कि टीवी को बॉयकॉट किया जाए, दूसरी तरफ आपके लोग जाके, आप दोनों रिप्रेजेंटेशन देते हैं वहां पर। मैं भी उलझी हुई हूँ कि इसमें से तय क्या किया जाए। मैं आपको आरफा जी बताती हूँ कि 1990 के बाद से जब से लालू जी राजनीति में आया, पिछड़े तबके के लोग, चाहे वो नेताजी मुलायम सिंह यादव जी हों, चाहे रामविलास पासवान जी हों, और मैं लालू जी का ही, अपने पार्टी का उदाहरण लेती हूँ कि तब से आज तक कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन किसी न किसी चैनल पे जंगल राज नहीं कहा जाता होगा। और ये सक्सेसफुल हुए, ये पूरी तरह से सक्सेसफुल हुए कि 2005 में हमें चौतरफा घेरा गया। सबसे पहले बोला गया कि हमने बोला है कि बुरा बाल साफ करो ताकि अपर कास्ट का वोट काट दो, और जबकि लालू जी ने कहा हमने कभी बोला ही नहीं, कभी नहीं बोला उन्होंने। बोले कि एक दिन मैं अखबार पढ़ रहा था और चाय पी रहा था और फिर एक अखबार पे हेडलाइन आई कि लालू जी ने कहा बुरा बाल साफ करो। आप कोई भी एविडेंस लाकर क्लिप दिखा दीजिए जहां वो बोले हो, जिससे वो कहे वो ये चाल चली गई, पहले वो वोट काटो, फिर क्या करो, फिर ओबीसी में डिवाइड करो, एक नेता बनाओ, एक अति पिछड़ा या इस तरह से एक चेहरा दो और आरजेडी से ये वोट काटो, फिर दलित विरोधी बताओ, फिर इनको जंगल राज घोषित करो, फिर ये चौतरफा मार करके हमारे ऊपर, हमें पूरी तरह से 2005 के इलेक्शन में हराया गया। और आज भी 20 साल तक ये जंगल राज पे चुनाव लड़ रहे हैं। हर चुनाव में आपका जंगल राज आ जाता है मुद्दा। तो ये इसलिए हुआ आरफा जी क्योंकि मीडिया में हम नहीं थे, हमारी 1 मिनट के 1 सेकंड की भी आवाज हमारी नहीं थी। आज हम कह रहे हैं कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं और एक टेलीविजन चैनल है, उनको भी पार्टी की जरूरत है, रिप्रेजेंटेटिव की, हमें भी जरूरत है एक टेलीविजन की, क्योंकि हम भी भागीदारी रखते हैं, एक बड़े जनता का हम भी आवाज हैं। तो हम वहां पर आज अपनी बातें रख रहे हैं, भले कम समय मिलता है हम रखेंगे, क्योंकि हमारी बात जानी चाहिए कि हम मीडिया के वजह से नहीं, हम मीडिया के बावजूद भी हैं। और आज हम बिहार की सबसे बड़ी पार्टी हैं। ये रहा कि सारी मीडिया हमारे खिलाफ रही, कभी हमारा साथ नहीं दी, लेकिन हम आपके बावजूद भी हैं और आपके बावजूद भी रहेंगे। लेकिन मान लेते हैं कि तमाम जो दलित, पिछड़े, मुस्लिम ये सब जाना बंद कर दे, एक सिनेरियो इमेजिन करते हैं, तो फिर टीवी में बचेगा क्या? टीवी तो अपने आप भस्म हो जाएगा। नहीं आरफा जी, मुझे लगता है कि जैसे जिस समय में ये लोग पूरा कम्युनल माहौल देश में तैयार कर रहे थे, राम मंदिर वाला ये सब चल रहा था, तो और काफ़ी कांग्रेस ने, जैसा कहा आपने, काफ़ी पार्टियों ने बहिष्कार कर दिया था। लालू जी के पास ये सवाल गया कि हम लोग को अपना प्रवक्ता भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए। लालू जी एक लाइन बोले जो हमेशा हम याद रखेंगे। लालू जी ने कहा कि मैं चरवाहा समुदाय से हूँ, मैंने गाय पर राजनीति नहीं की। ये लोग हमेशा करेगा क्योंकि इसको गाय से मतलब नहीं है, राजनीति करनी है। तो कम्युनल माहौल है, तो उससे क्या, हम वहां जा करके अपने मुसलमान लोगों के साथ खड़े होंगे ना, हम ही चुप हो जाएंगे तो इसका मतलब तो और साइडलाइन कर दिए जाएंगे। उस समय में भी तेजस्वी जी का एक बहुत, ये लोग बेवकूफ बनाने की कोशिश किए, हमें कहते हैं ना कि हमें डेविल दिखाने की कोशिश किए। ये बोले कि तेजस्वी जी कह रहे हैं क्या बोलते हैं, अस्पताल होना चाहिए, अस्पताल नहीं बनने चाहिए, तो लॉजिकल बात है। तो उस समय भी हम लोग एकदम पूरा, कहते हैं कि एकदम पूरे जोर शोर से ये बोल रहे थे कि कोई मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति ही होगा जो कहेगा कि पैर कट गया तो हम अब मंदिर जाएंगे, अस्पताल नहीं जाएंगे। ये तो एकदम लॉजिकल बात है, किसी का कुछ भी होगा। तो मैंने एंकर से ही पूछ दिया, मैं नहीं चाहती आपका सर फूट जाए, फूट गया तो कहाँ जाइएगा, मैंने पूछा एक से। तो वही बात है, मुझे लगता है। और दूसरा कि आंकड़े जब बता रहे हैं कि टीवी देख करके 38% 40% के लगभग लोग ये डिसाइड कर रहे हैं कि उन्हें वोट कहाँ गिराना है,
तो हमें वहाँ होना होगा। और जो पार्टियां नहीं चाह रही है कि उनके प्रवक्ता जाइए, उनका अपना डिसीजन हो सकता है, पर हमारी पार्टी चाहती है कि हम जाएं क्योंकि हमारी आवाज वहां से पहुंचनी चाहिए। और दूसरा 100 अगर लोग हैं, 100 में 10 ने भी अगर अपना मन बदल लिया, जैसा मैंने आपको कहा, भाजपा वाले भी कह रहे हैं अब कि अरे इनकी बात में तो दम है, तो कुछ तो हम कर पा रहे भाजपा वालों हैं। को convert वही करने का। convert कर रहे हैं हमने। और दूसरा ये है ठीक कि आशा जी कि इतने सारे लोग अभी देश में हमारे बेरोजगार बैठे हुए हैं, अब हर किसी के फोन में हर वीडियोस आ जाते हैं, रील्स आ जाते हैं, तो जो चलते हैं वो उनका क्या होगा? उनके पास तो कंज्यूम करने के लिए जनता के पास कुछ चाहिए। तो यानी आप ये कह रही हैं कि मौजूदगी बहुत जरूरी है। उस आर्ग्यूमेंट को आप बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। रविवार के दिन संडे, बेहतरीन संडे मेरा गुजरा आप दोनों के साथ इस पूरी चर्चा पे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हार्वर्ड जाएं। उम्मीद करती हूँ कि जिस आंदोलन का आप जिक्र कर रही हैं, आपका समुदाय नहीं, हर महिला भारत में आपके जैसे लोगों को देखकर इंस्पायर हो, जो ये कहे कि शादी बाद में, पहले करियर, पहले लड़ना है, पहले प्रतिरोध है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।